आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी खेल की, सिर्फ खेल की नहीं, हमास वाले खेल की और उस पर पर्दे की भी। कहा जाता है कि स्पोर्ट्स दुश्मनों को दोस्त बना सकता है, नफरत मिटा सकता है, गिले शिकवे दूर कर सकता है, लेकिन शायद मॉडर्न एज में खिलाड़ी इस खेल भावना को भूल चुके हैं, क्योंकि बीते दिनों पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी सेंचुरी और जीत गाजा को समर्पित कर डाली, लेकिन एक बार भी इजराइल पर हुए टेररिस्ट अटैक का जिक्र तक नहीं किया। और अब पाकिस्तान के 9 और क्रिकेटर्स ने ट्विटर के जरिए गाजा को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन इनमें से किसी ने भी 39 बच्चों के बारे में नहीं सोचा, नहीं बोला, जिन्हें हमास के आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला, औरतों को उठा के ले गए, उनका रेप किया। यानी अब बात सिर्फ धर्म की है और उनके लिए धर्म सबसे ऊपर है, ना इंसानियत, ना संविधान, ना देश। इस संकीर्ण मानसिकता की हद देखिए। मोहम्मद रिजवान शतक बनाए तो मैदान में उसका नमाज पढ़ना सबको सही और सेकुलर लगता है, लेकिन अगर भारत की जीत के बाद अगर दर्शक ग्राउंड में जय श्री राम का नारा लगाए तो पाकिस्तान से लेकर हमारे देश की सेकुलर ब्रिगेड तक सब तिलमिला उठ जाते हैं। हमारे देश के कई नेता और मुस्लिम धर्मगुरु तो इतने विचलित हैं, इनमें से कुछ खुलेआम हमास को आतंकी संगठन मानने से इंकार कर देते हैं, कुछ भारत के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बता रहे हैं, तो कुछ गाजा के बहादुरों को यहां से हिंदुस्तान से सलाम भेज रहे हैं। क्या राम नाम से परहेज और हमास के आतंक पर सिलेक्टिव साइलेंस सोची समझी रणनीति है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम पर गर्दा, आतंक पर क्यों है पर्दा? देश के युवाओं के बीच, देश के एक्सपर्ट्स के साथ होगा आज का सबसे बड़ा संवाद। और मेरा निवेदन है कि रिमोट को उस तरफ रख लीजिए, क्योंकि आज का संवाद बहुत बहुत जरूरी है। और इस संवाद से आतंक का दहन करना, क्योंकि रावण दहन हम करते हैं ना, आतंक का दहन करना बहुत जरूरी है। स्टेडियम भारत का, जीत भारत की, नारे जय श्री राम के, इससे किसी को परेशानी क्या हो सकती है? जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? अब ये दो तस्वीरें देखिए। सनातन विरोधी ब्रिगेड को एक पर आपत्ति है, लेकिन दूसरी पर संपूर्ण सन्नाटा। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर रिजवान ने शतक पूरा करने पर नमाज पढ़ी तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत को जीतता देख लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो स्यूडो सेक्युलरिज्म के पीड़ित तुरंत बाहर आ गए। इतना ही नहीं, इसी पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान ने पाकिस्तान की श्रीलंका पर जीत को गाजा के भाइयों के नाम कर दिया तो किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमास को आतंकी का झुंड बताने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। उल्टे आतंकियों को फलस्तीन के नाम पर खुलकर कवर फायर दी गई। मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन दुनिया तमाशाई बनी हुई है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है। वो जुल्म हुआ है, उसमें इजराइल जितना दोषी है, नरेंद्र मोदी उससे कम दोषी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, या सगळ्यांची भूमिका होती त्यावेळी हिंदुस्तानी कधी मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। सवाल ये है कि जय श्री राम पर सियासी गर्दा उड़ाने वाले क्या आतंक पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? और आज की इस बड़ी चर्चा में जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां उनके लिए, देश के युवा हैं। और मेरे साथ आज मंच पे मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, लेफ्ट के नेता आइडियोलॉग विवेक श्रीवास्तव, तस्लीम रहमानी लीडर एमपीसीआई के
आपका अभिनंदन है। और मेरे साथ एक्सपर्ट्स का एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ निरंजन पोद्दार है, मेरे साथ एहसान अब्बासी है, मेरे साथ सैयद जवाद जी है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी है। जोरदार तालियां हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी। चलिए, तो आपका अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। राम नाम पे गर्दा है, आतंक पे पर्दा है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, खेलों में भी अब राजनीति होने लगी है, खेलों में भी राम नाम होने लगा है। क्यों, किस लिए? मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, तो वो कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम है। दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। वो कौन है? थाईलैंड। वो भी कोई हिंदू कंट्री नहीं है। दुनिया का एक ही देश है जहां की फर्स्ट लेडी कहती है कि हमारी डिसेंडेंसी भगवान राम से है, वो है साउथ कोरिया। जाके चेक कर लिए, 60% लोग वहां नास्तिक हैं, नो रिलीजन की बात करते हैं। मगर समस्या क्या है? अब आपको इस वाले विषय पे आता हूं। अब यह हमास का जो मामला है, इसका मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम से क्या लेना देना है? जनाब, बहुत साफ बात है। अभी G20 हुआ था, आपने देखा था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन के लिए अलग से भारत में रुके। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के माध्यम से एक फ्रेट कॉरिडोर बन रहा था जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें की था हाइफा बंदरगाह जो कि इजराइल का था। अब चूंकि यूनाइटेड अरब अमीरात ने मान्यता दे दी थी, इजराइल से संबंध स्थापित कर लिए थे, सऊदी अरब बनाने की स्थिति में आ गया था। सऊदी अरब सुन्नी है, ईरान शिया है। अब दोनों में प्रतिस्पर्धा है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। तो अब ईरान हमास को बैक करके यह चाहता था कि यह स्थिति डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम का मामला हो जाए। और इससे भी इनकार नहीं कर सकते, पीछे चाइना का रोल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसको चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को हुआ, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव रास्ता बनने जा रहा है डेवलपमेंट का। तो ये इस्लामिक वर्ल्ड के दो धड़ों की लड़ाई है। एक तरफ है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, जिनको पता है कि बस अब ये ऑयल की टेक्नोलॉजी 20-25 साल रहने वाली, टेक्नोलॉजी बदलने वाली है, और उन्होंने कुछ नहीं डेवलप किया है पिछले 100 सालों में मिडिल ईस्ट ने। ये बताइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या है? अभी कोरोना हुआ था, 56 मुस्लिम देशों में एक देश बताइए जहां की फर्स्ट स्टेज ऑफ वैक्सीन का भी ट्रायल हुआ हो। हाँ, टेक्नोलॉजी के नाम पे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भागते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए आपने कहीं देखा होगा। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि 20-25 साल बाद हमारा क्या होगा अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी पे। दूसरी तरफ एक मुस्लिमों में वो विचारधारा है जो मिडिवल एज माइंडसेट बनाना चाहती है, मार दो, काट दो, बच्चों को मार दो, महिलाओं के साथ ये कर दो। तो भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इन दोनों की आपस की लड़ाई में ये गर्दा यहां क्यों उड़ रहा है, हिंदुस्तान में क्यों उड़ रहा है? और ये जो बीमारी है हिंदुस्तान में, ये जो सेकुलर बीमारी है, सेकुलर बीमारी नहीं है, ये सेकुलर बीमारी आज से नहीं है, ये 100 साल से है। ये 100 साल से कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले से नहीं है। जिस जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में खलीफत खत्म हो गई थी, तो मुसलमानों का खलीफा रिस्टोर हो, उसके लिए कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया। विवेक जी, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं एक मिनट, एक लाइन पूरी कर दूं, परमिशन हो तो? इन्होंने चूंकि कह दिया, अब सुनिए बस एक लाइन में। देखिए, एक तो उस समय यह किया, उसके बाद मुसलमानों की फीलिंग्स कौन भारत के बाहर से जोड़ता है? बताइए, 1991 के चुनाव में मुझे याद है, राजीव गांधी जी उस समय जब थे तो इनके इराक वाले सद्दाम हुसैन की फोटो लगा के प्रचार होता था। 2005 के बिहार के चुनावों में ओसामा बिन लादेन का बहुरूपिया बना के चुनाव प्रचार होता था। ये कौन है जो मुसलमानों की फीलिंग अपराधी, आतंकवादी और विदेशियों से जोड़ता है? सेकुलरिज्म का कौन सा चोला है जिसपे राम नाम पर तो गर्दा है और आतंक पे पर्दा है? और ये आज से नहीं, 1990-91 के दशक की बात करी सुधांशु त्रिवेदी ने। 2005 में तस्वीरें हमारे पास है, लालू यादव बगल में ओसामा बिन लादेन का रेप्लिका बिठाकर घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ओसामा बिन लादेन पे वोट देगा या अब्दुल कलाम, अब्दुल हामिद पे वोट देगा? ये निर्णय करना है। और राम, अगर भारत जीत रहा है और वहां पे जय श्री राम का नारा लग रहा है, तो वो हेट कैसे है? उदयनिधि स्टालिन सनातन को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, वो हेट नहीं नजर आता, लेकिन जय श्री राम का नारा हेट नजर आता है। गाजा के योद्धाओं को समर्पित कर रहे हैं अपनी सेंचुरी, वो हेट नहीं नजर आता। क्यों? ये हम पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन
कि सेक्युलरिज्म बीमारी नहीं है, सेक्युलर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे देश चलता है, जिसकी वजह से सारी जातियां और सारे धर्म एक समान है, एक नागरिक का एक वोट है। तो सेक्युलरिज्म बीमारी नहीं है और संविधान बीमारी नहीं है, जिसको बदलने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कोशिश कर रही है। हम उसके खिलाफ हैं। दूसरी बात, राम नाम के गर्दे की आपने बात करी, इन्होंने इंडोनेशिया की बात करी। क्या इंडोनेशिया में राम के नाम पे या अल्लाह अकबर के नाम पे क्या चैलेंज करा जाता है नागरिकों को? राम का नाम स्पिरिचुअलिटी के लिए है, आध्यात्म के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, या चैलेंज करके नीचा दिखाने के लिए कि मेरा संख्या बल ज्यादा है? जय श्री राम, मेरे हाथ में त्रिशूल है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें डरना पड़ेगा। क्या यह जय श्री राम का सही उपयोग है जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार करता आया है? बंगाल के चुनाव में हमने यही चीज देखी और यहां इसी जहर को पब्लिक के अंदर घोला जा रहा है, रोज घोला जा रहा है कि माइनॉरिटीज को धार्मिक नारे लगा करके चैलेंज करिए। वन सेकंड, ये आपने कैसे बोला कि माइनॉरिटीज को जय श्री राम का नारा दिखा के नीचे दिखाइए? पाकिस्तान का क्रिकेटर, पाकिस्तान अगर टीम हार रही है तो इससे माइनॉरिटीज का क्या लेने देना है? क्या हमारा देश का मुसलमान नहीं चाहता पाकिस्तान को भारत हराए? जवाब दीजिए, क्या हमारा देश का मुसलमान नहीं चाहता पाकिस्तान की टीम हार के जाए? आप पूछ के देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक मुसलमान चाहेगा कि पाकिस्तान हारे भारत से। सुनिए, पूछे, एक सेकंड, आपको क्या लगता है भारत की टीम को अगर पाकिस्तान की टीम को अगर भारत हराएगा तो क्या उसमें तो भारत में है? कलकत्ता में भी तो जय श्री राम के नारे लगते हैं, तो कहां लगेंगे? अगर कलकत्ता में नहीं लगेंगे तो गाजा में लगेंगे। बजा करके हनुमान चालीसा के, हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम के नारे ही तो लगाए गए थे ना जहांगीरपुरी में। भूल गए आप उसको? वो पाकिस्तान है, जहांगीरपुरी थे, कलकत्ता पाकिस्तान में। किस दिन? हनुमान जयंती के दिन। हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम नहीं लगा सकते? क्या कहने का मतलब है आपका? अच्छा, मस्जिदों के बाहर जब श्रीनगर में बिना परमिशन के उस प्रोसेशन को लेकर के गए, लंबा बोला आपने, अब मैं जवाब दे रहा हूं, अलाउड नहीं है, जो चेंज के ऊपर अलाउड नहीं है तलवारें, वो लेकर के गए और वहां पे एक तरीके से चैलेंजेस किए गए, लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी को खराब करने की कोशिश की गई। क्या ये राम के नाम का सही उपयोग है? ये राम के नाम का सही उपयोग है? विवेक जी, रिस्पेक्ट द टाइम। ओके, सुधांशु, हनुमान जयंती पे राम जय श्री राम के नारे में जवाब देता हूं। मैंने कहा सेकुलर बीमारी, सेकुलरिज्म बीमारी नहीं, जैसे खाना खाना बीमारी नहीं है, घटिया खाना खाना बीमारी है, उससे बीमारी हो जाएगी, इसलिए मैंने वो बात कही। अब इन्होंने जो बात कही तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, क्यों भूल गए इस देश में, कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को कत्ल कर देती थी? तब वो नहीं था कुछ। याद करिए 2012 में मुंबई का आजाद मैदान, तो आप यूपी का कानपुर, यूपी का इलाहाबाद, यूपी का लखनऊ, पूरे देश और ये बताइए अमर तोड़ी गई एग्जाम्पल दिखा करके देश के मुसलमानों को विक्टिमाइज करेंगे सुधांशु त्रिवेदी। देश के मुसलमान पूछे ना इनसे। अरे भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोलने लगते हैं जिन्होंने अपने देश पर तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई है। हम भारत की बात करिए, चाइना में उड़ाई है, भारत की बात करिए, क्या करें? भारत की बात करो, भारत की बात करो, अभी बता, ना चाइना ना यूरोप ना अमेरिका, भारत, टॉक ऑफ इंडिया। ओके, बोल चुके इंडिया। मैं सबसे क्विकली अपना मोबाइल चेक करिए, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हो, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, ये मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है। INDIA से आपको डर लगता है तो मैं क्या करूं? फिर बोलने लगा। INDIA से इनको डर लगता है तो क्या करूं? तीन ही मेहमान है, एक एक करके एक्सपर्ट भी है मेरे साथ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी अपने को धर्म से अलग मानती है ना, तो धार्मिक मामले क्या बोल रहे भाई? अरे भैया, नागरिक मेरे देश का है, उसको धर्म के हिसाब से अगर काटोगे तो मैं रोकूंगा आपको। सर प्लीज, अरे भाई के नाम पे अगर आप मेरे देश के नागरिक को विक्टिमाइज करोगे तो मैं खड़ा होऊंगा। एक मिनट सुनिए, मैं इनकी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी की पार्टी के साथ गठबंधन किया। उसने कॉमन प्रोग्राम बनाया, उसने कॉमन प्रोग्राम बनाया, उसने का फीम है, गजब है भाई साहब। ठीक है, तस्लीम धार्मिक गुरु के साथ गठबंधन और यहाँ भाषण देंगे आके की जैसे वो अल्लाह अकबर नहीं लगाते। अच्छा, तस्लीम रमानी फेस ऑफ नहीं है, तस्लीम रमानी भी मेरे मेहमान है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, सुधांशु शांत, सारे लोगों ने कभी कहा अल्लाह अकबर लगाते हुए गर्दन काटने के सैकड़ों वीडियो अवेलेबल है।
एक वीडियो बताइए जिसमें जय श्री राम लगाते हुए गर्दन काटने का। नहीं। बताइए, मैं पूछना बिल्कुल नहीं। चाहता हूं। अच्छा सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। तस्लीम रेमानी साहब, आपके पास 1.25 मिनट है, अब अपनी बात को रखिए। मेरा एक सवाल है, आतंक पे पर्दा डालने की कोशिश है, चाहे मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को लूं, चाहे मैं बाकी सेकुलर ब्रिगेड को लूं, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत जीता है और जय श्री राम का नारा लग गया है तो उसको इतना खराब बताया गया। दूसरी तरफ गाजा के योद्धाओं के लिए एक देश मैच जीतने के बाद अपनी जीत समर्पित कर रहा है, अपनी बैटिंग समर्पित कर रहा है, उसको लेके कोई तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन स्टेडियम में जय श्री राम क्यों लग गया? अब बताइए, हनुमान जयंती में भारत पे जय श्री राम नहीं लगेगा, दशहरे के दिन भारत में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा, दीपावली के दिन भारत में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा, तो क्या 57 इस्लामिक देशों में बोला जाएगा? हिंदुस्तान के हिंदू कितने बेचारे हैं, उनके पास तो एक अपना बेचारों का मुल्क नहीं है ही नहीं मुल्क। आप यहां पर एक सेकेंड, यहां पर मुस्लिम, एक सेकेंड सर, इस्लामिक मुल्क है, एक सेकेंड, इस्लामिक मुल्क है, यहूदी मुल्क है, क्रिश्चियन मुल्क है, लेकिन हिंदू इतने बेचारे हैं, उनके पास तो अपना मुल्क भी नहीं है, और जिसको वो अपना मुल्क मानते हैं वहां पर कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा यहां कैसे लगाओगे? तो बताइए कहां लगाएं? रावलपिंडी में लगा ले? बताइए। कि मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से पूरी दुनिया में किसी को कोई परेशानी नहीं है, उनका सम्मान सर्वप्रिय है और धर्मों की सीमाओं के बहुत ऊपर है। और उसकी मिसाल सुधांशु जी ने इंडोनेशिया का नाम लेके, दूसरे मुल्कों का नाम लेके दे दी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से मसला नहीं है, मसला वो है जो विवेक ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रामचंद्र जी के नाम को दुनिया के किसी भी देश में राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाता। जो भारतीय जनता पार्टी ने इंसल्ट की है भगवान रामचंद्र जी की, कि उनको आपने राजनीति का मुद्दा बना के अपने लिए सत्ता अर्जित करने का एक मौका बना दिया। समस्या यहां है। दूसरी बात, मैं सीधे आता हूं फलस्तीन और गजा के ऊपर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो इसराइल का हलीफ है, सूडान, ट्यूनीसिया, मोरक्को, घाना, कीनिया, बहरेन, ओमान, ये सब मैंने वो नाम लिए जो इसराइल के हलीफ है। सऊदी अरब जो हलीफ होने वाला था इब्राहिम अकॉर्ड के तहत, सब के सब एक आवाज से ओआईसी के सेशन में बोले कि इसराइल इज अ वॉर क्रिमिनल, इसराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। ये लफ्ज है। आप आतंक पे पर्दा, इसराइल के आतंक पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का, भारत के मीडिया का, भारत के लोगों का कोई लेना देना एज सच नहीं है फलस्तीन और इसराइल के जंग से। लेकिन अगर अब गजा के हजारों इंसानी लाशों के ऊपर भारत में चुनाव जीतना चाहते हैं तो इससे बड़ी गैर इंसानी हरकत बीजेपी ने तो बोला नहीं। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं ने बोला, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी, अच्छा सबसे पहले तो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग ने बोला, वो तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया वी स्टैंड विद इसराइल। तो मतलब ये है कि टेररिस्ट अटैक हुआ, भारत के प्राइम मिनिस्टर आरएसएस हमास के टेररिस्ट अटैक करा उन पे, इजराइल पे, इसका नहीं विदाउट एनी कंसल्टेशन। तो वही तो मेरा कहना है, आतंक पे पर्दा है, राम नाम पे गर्दा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर एक टेररिस्ट स्टेट, हमास का आतंक छुपा रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी राम को मिसयूज कर रही है। दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं कि सुधांशु मेहरुद्दीन रंगरेज भारत कातिलों के साथ खड़ा हुआ है। बहुत साफ साफ भारत सरकार का स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में समर्थन करते हैं, परंतु इसका समाधान इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से। जब न वार्ता रह गई न शांतिपूर्ण रहेगा तो वार्ता में शरीक होने के अब मैं पूछना चाहता हूं बड़ी सिंपल सी बात, क्या हम वार्ता आज इजराइल के अपने क्या बन सकते हैं? सर एक मिनट, 150 बंधक है। एक आतंकवादी संगठन कहे 6000 बंधक जो वहां बैठे उनका कोई जिक्र नहीं करना चाहते। मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक आतंकवादी संगठन, पहली बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हमास को आतंकवादी यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी घोषित कर रखा है,
सऊदी अरब ने भी घोषित कर रखा है और कतर ने भी उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अब मुझे दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए। आप मिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते। नाम ले रहे हैं, गलत आप भारत से कहलवा नहीं किया है। भारत ओआईसी ने भी हमास को आतंकवादी नहीं घोषित किया। भारत G20 का, अरे भाई ओआईसी आतंकवादी, ओआईसी से कितनी मोहब्बत है। आपको कोट कर रहा हूं। ओआईसी आप गलत कह रहे हैं। ओआईसी आप गलत कह रहे हैं। एक कम्युनिस्टों कैसी किसी मोहब्बत भी- है ओआईसी की? एक- मजेदार बात सुधांशु, बता दूं। 10 सेकंड, 10 सेकंड, सुनिए, 10 एक बात सेकंड। भाई, Then OIC में रंगरेज जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में 56 देश हैं। एक देश बता दिया कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। अगर पता लग जाए कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है तो फटाक से सुनिए, सबसे पहला देश बैन करने वाला देखिए, आपने में टर्न पे बोलिए भाई। सर एक क्या जगह बात भी कर रहे बैन हैं नहीं है। आप? क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में बैन नहीं है। पाकिस्तान में बैन नहीं है। पाकिस्तान ओआईसी का अरब देश नहीं है। तो आप यूएई में बैन नहीं है। कर रहे हैं। सऊदी अरब में बैन नहीं है। नहीं है। सऊदी अरब में बैन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हद होती है। सऊदी अरब ये तो मुनाफिक है भाई, जो कहते हैं भगवान को। तो फिर आप तो खुद मान रहे हैं। इराक में कोई भी सरकार बात कह देते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं मेहरुद्दीन अंग्रेज, एक सवाल पार्टी के लिए आप बोल रहे हैं। अच्छा एक करके मैंने शांति से बोलने दिया, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बात सर में। बास पार्टी ने बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं आपसे, और मैं कहता हूं जाके चेक करिए। आइजनहावर प्लान बनाया चलाइए, फिर मिस्र में चलाइए, अब यूनिस में चलाइए, मोरक्को में चलाइए, इराक में चलाइए, अफगानिस्तान में चलाइए, सब जगह कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार रहती है। आप कैसे कह अब रहे तो नहीं है ना, अब तो नहीं हर है। जगह बदली है। अच्छा, हर मैं जगह एक बदली मिनट है। मैं बता रहा अब हूं। यहाँ भी कांग्रेस एक पुरानी कहावत है ऑन राइटर रोड, नहीं, एक मैं पुरानी बात करना कहावत बोलना है, एक चाहता पुरानी कहावत है कि हमने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लो। ये पुरानी कहावत है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें होती थी, हुआ करती थी, अब नहीं है। वहां पार्टी भी बैन है। ठीक है, सुधांशु से एक करके अमेरिका ने एक आइजनहावर प्लान बनाया 1957 में और कहा कि जो देश अपने यहां कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करेगा उसे आर्थिक सहायता मिलेगी, और उस आर्थिक सहायता लेने वाला पहला कंट्री बना पाकिस्तान। सारे मुस्लिम कंट्रीज ने लिया उनके साथ। क्या बात करते हैं, कोई भी जाके चेक कर सकता है। ठीक है, और मैं सुनिए जी, सुनिए, जितने भी एक करके हैं उनमें से कोई भी सेकुलर कंट्री नहीं है। 99% मुस्लिम देश हैं, और कम्युनिस्ट कहते हैं भगवान को मानते नहीं। वो तो मुनाफिक है भाई, वो तो काबिले गर्दन से नहीं है उनके लिए। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, इन लोगों से नहीं, एजेंडा समझो। एजेंडा क्या है कि मुसलमानों को तो जोड़े रहो फिलिस्तीन तक, और हिंदुओं को तोड़ के रखना है उत्तर और दक्षिण में, तमिल और हिंदी में, अगड़े पिछड़े और दलित में। हिंदुओं को जाति में तोड़े रहो, मुसलमानों को फिलिस्तीन तक जोड़े रहो। यह है एजेंडा जिसे समझना चाहिए, और इसीलिए इसको आपको भली भांति समझना चाहिए। आज का एजेंडा नहीं है, आज का एजेंडा नहीं है जनाब। सैयद जवाद और मेहरुद्दीन रंगरेज, और उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। ओके रंगरेज साहब, आपका सवाल किससे है? मेरा सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है, छोटा सवाल छोटा जवाब, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो जय श्री राम लगा के नारा लगा के लोगों को मारा जाता है, और मोदी और योगी का नाम लेकर चेतन शर्मा ने 3 मुस्लिम लोगों को ट्रेन में मारा गया, और आपके जो एमपी हैं प्रवेश वर्मा और इन लोगों ने कहा कि मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी वो बताइए। जब आप ही यहाँ पर जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, किसी तरीके से मुसलमानों का खौफ दिखा के हिंदू भाइयों के वोट बैंक चाहते हैं, तो आप ऐसा राजनीति करते क्यों हैं जिससे हिंदू मुसलमान हो देश में? मुसलमान एक भी मंत्री नहीं है कैबिनेट में मोदी जी की सरकार में। ये ऐसा दुर्व्यवहार कांग्रेस सरकार में बुद्धिस्ट मंत्री बताइए, कांग्रेस मंत्री बताइए। नहीं तो बुद्धिस्ट मंत्री तो नहीं होता, माइनॉरिटी मंत्री होता है। आप बनाइए, नहीं है 20% वाले का मंत्री है ना। जब देश की आजादी से लेकर आज तक हमेशा माइनॉरिटी जो है कमीशन, वो हमेशा अच्छा मिनॉरिटी से आपका ताल्लुक क्या है? अब आए सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किया। माइनॉरिटी कमीशन हमेशा मुस्लिम होता, बताइए गैर मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन कब बनाया? हम बताते हैं, हमने सिख को बनाया, हमने ईसाई को बनाया, हमने जैन को बनाया। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आया। अब आपका सवाल क्या है? अब्बासी साहब। रवानी साहब से है जी। सुबह 6:30 बजे सोए हुए बच्चों को मारना, बेटियों को मारना, नरसंहार करने देना, ये इस्लाम धर्म में कौन सी भाषा है? या तो ये आतंकी है, या जिहादी है, या फिर धार्मिक है? इससे जवाब दो। अब एक बार कहता हूँ, 9/11, 26/11 हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर मुस्लिम संगठन जो आतंकी है वही क्यों हैं? हिंदू संगठन को देखा आपने कोई जो आतंकी हो? ईसाई संगठन देखा जो आतंकी हो? यहूदी संगठन देखा जो यहूदी हो कोई आतंकी हो? सारे के सारे मुस्लिम संगठन ही क्यों आतंकवादी हैं? इससे जवाब दो। ये एक पॉइंटेड सवाल है, आंसर इट एंड नोबडी विल इंटरवीन। ओके, देखिए आतंकवाद क्या है, इस पर ये वो शब्द है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा बहस हुई है। 2000 घंटे
103 साल से आपको मौका दूंगा, 30 सेकंड 103 साल से 2000 घंटे बहस होने के बाद दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल फोरम आतंकवाद की कोई कंसेंसस डेफिनेशन आज तक नहीं दे सका। जिस पीएलओ को 1982 तक आतंकवादी संगठन कहा जाता था और जिस उसके प्रेसिडेंट यासिर अराफात को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता था, 1992 में वो आतंकवादी नहीं रहा और 1994 में वो आतंकवादी संगठन के नेता को नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। मैं बता रहा हूं, आप ही के मुस्लिम संगठनों की बात कर रहा हूं। ये लोग मुसलमान था, आपकी आवाज आ रही है, ये लोग मुसलमान था। हम एक अल्लाह को, एक कुरान को और एक नबी को मानने वाले हैं। क्या नबी हमारे नबी ने क्या आतंक फैलाया था? हमारे जिस हम नबी को मानते हैं, क्या उन्होंने जहाद फैलाया था? हम उस नबी को मानने वाले हैं। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, आप मेरे नबी को बदनाम कर रहे हो। आतंक तो आतंकी होता है, उसका धर्म भी है। आज धर्म जो ज्यादा है वो मुस्लिम ज्यादा आतंकी है। मैं नबी का मानने वाला हूँ। नबी ने दीन फैलाया है, मोहब्बत फैलाई है, और आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप आतंक फैला रहे हो। अब हमास का समर्थन करते हो जिसने सुबह बच्चों को मार दिया, गरीबों को मार दिया। ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, ये सवाल है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन भी है। मुझे जवाब दे रहे हैं, हमास क्या है? वो कह रहे हैं हमास क्या आतंकी संगठन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों है? नहीं है। हमास आतंकी संगठन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। Say it loudly once again. बिल्कुल नहीं है हमास आतंकी संगठन। क्यों? एक सेकंड कट कह रहा हूं, हमास आतंकी संगठन क्यों नहीं है? और ये जुर्रत मुझ में है कि मैं भारत में खड़े होकर कह सकता हूं। इसलिए नहीं है, अब इसको गौर से सुन लीजिए, इसलिए नहीं है कि पूरी आधे से ज्यादा दुनिया हमास को आज सपोर्ट में खड़ी है, आधे से ज्यादा दुनिया, और खुद भारत खड़ा है। मैं बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है दुनिया का, जिसने आज तक हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा। G20 भारत उसका अध्यक्ष है। अभी प्राइम स्पीकर्स का हुआ इजलास, यहां पर हिम्मत है किसी में हमास को G20 में कहे कि आतंकी संगठन है? भारत में प्रधानमंत्री ने 2 बार स्टेटमेंट दिया, एक बार हमास का नाम लिया, एमईए ने दे दिया। पूरा सुनिए, क्या एमईए ने हमास को कहा? भारत के अंदर भी जरूरत नहीं है। ठीक है, गुजारिश है कि कौन सा धर्म है जो निहत्थे बच्चों को मारता है, जो दूध पी रहे हैं, जो गोद में सो रहे हैं, वो कौन लोग हैं? उसका नाम बताओ, वो कौन लोग हैं? वो आतंकी है या इस्लाम का मानने वाले हैं? ठीक है, आप बैठिए। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियंस then I am coming to सैयद जवाद and सरदार साहब। अब भाई बोल चुके हैं ना। अब आप बोले, अब आपने बोला, सवाल नहीं किया। एक मिनट, आज आपकी जबान खुल रही है। अरे इनको डांटेंगे आप, इनको क्यों डांट रहे हैं आप? आज तक कुछ मालूम है आपको? एक मिनट, कमाल है ये। आज तक ऑस्लो अकॉर्ड मुसलमानों की सब अशांत है। ये ऐसे ही लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो दुनिया को अतुल पतल करना चाहते हैं। डांटेंगे क्यों? आपका अधिकार है। एक सेकंड बैठिए, व्यूअर्स एक सेकंड, नहीं देखिए, मैं एक सेकंड, इनका अधिकार है, ये बोलते हैं हिंदुस्तान में, मैं बोल रहा हूं हमास आतंकी संगठन नहीं है, लेकिन अब्बासी साहब का, खड़े होइए आप, अब्बासी साहब का अधिकार नहीं है कि ये सवाल पूछ सके इनसे। इनको डांटा जा रहा है कि कैसे आप कैसे बोल सकते हैं आप? ये भी अब आप बैठिए, अब आप बैठिए। नहीं, ये गलत है। इनका अधिकार नहीं है सुधांशु, और इनका अधिकार है सुधांशु। अब आप लगातार बोल रहे हैं, 4 मिनट से बोल रहे हैं, लगातार 4 मिनट से बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बच्चों की बात है, ये पेशावर के स्कूल में जो सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, वो तो मरने वाले भी मुसलमान थे और मारने वाले भी मुसलमान थे। उन्हें क्यों मारा था? पूछो, वो आतंकवाद था कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, काबुल की मस्जिदों में धमाका होता है, वहां 100% मुसलमान है, वहां क्यों धमाका होता है? सीरिया की मस्जिद में धमाका होता है, क्यों धमाका होता है? मरने वाले भी मुसलमान। एक करके अब चिल्लाने लगे दोनों। 500 बीमारों को अस्पताल में बमबार कर दिया। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक्सपर्ट्स के सवाल, नेताओं के जवाब और जनता जनार्दन के भी सवाल होंगे। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे ज्यादा भरोसेमंद कार्यक्रम, ये देश है हमारा। ये भड़काना है नहीं, ये भड़काना नहीं, पूरी बात होने दीजिए। जुल्म के खिलाफ लड़िए। मतलब सवाल है, 57 इस्लामिक देश है, एक भी गाजा पट्टी के लोगों के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। दरवाजा नहीं खोल रहे हो, दवाई तो पहुंचा दो। वो कहीं नहीं पहुंचा रहे भाई। इजराइल ने कहा कि मैं चाहता हूं रेड क्रॉस वहां पे जाए।
क्यों नहीं कह रहे? इजिप्ट की मैं रिपोर्ट भेज रहा हूं क्योंकि दवाइयां भी काफिरों की हैं। चोरी मांगू ना भ्रष्टाचार मांगू, राहुल मांगू ना पवार मांगू, फिर से मैं मोदी की सरकार मांगू। के सत्ता पाने के हथकंडे हम तो देख देख चकराए, कि तब जनगणना नहीं कराए मगर अब जाति जाति चिल्लाए। जनगणना नहीं कराए मगर अब जाति जाति चिल्लाए, के सत्ता पाने के हथकंडे हम तो देख देख चकराए। हाँ, हकीकत में भूत है। क्या आपने मौत का घर देखा है? ये दरवाजा 25 साल से बंद है। क्या आपने मौत की शक्ल देखी? बड़े बड़े दांत उसके और बाल रखते थे और यहाँ दरवाजे के पास खड़ा था। और जानते हैं वो सामने आती है तो क्या होता? लाश जो है 6 ठैया वहाँ मार काट की अंदर जमीन में गाड़ दी। इस गांव के बच्चे बच्चे को इन सारे सवालों के जवाब पता है, क्योंकि ये रहते हैं उस घर के पास जिसके बाहर लिखा है भूतों से सावधान। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। With the very highest, most expensive capabilities. So it is not surprising a number of weapons fail. And it is well known that a number of weapons will drop inside Gaza and do drop inside Gaza and do, unfortunately, kill civilians in Gaza during these sorts of confrontations. एक्सपर्ट मानते हैं कि रॉकेट के मामले में अच्छी से अच्छी सेना में भी नाकामी की संभावना बनी रहती है, लेकिन गाजा में अस्पताल पर हमले के मामले में सिर्फ वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरों से पूरी जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए जमीन पर फॉरेंसिक सबूतों की जरूरत होगी और युद्ध के बीच में जमीन पर सबूतों को ना तो हमास साझा कर रहा है और ना ही हमास के दिए सबूतों पर विश्वास किया जा सकता है। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने गाजा में हमास के एक ऐसे ठिकाने को तबाह कर दिया जहां बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद रखे गए थे। इजरायल ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें हमास के एक बड़े ठिकाने को बम गिराकर धराशायी कर दिया गया। इजरायल ने इस हमले का जो वीडियो जारी किया उसमें गाजा में मौजूद एक बड़ी इमारत दिखाई दी। उस वक्त वहां सब कुछ बेहद शांत दिखा, लेकिन तभी उस इमारत को निशाने पर लेकर एक हमला हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद इमारत एक बड़े बम की तरह फट गई। धमाके की वजह से इमारत धूल के एक बड़े तूफान में बदलती नजर आई। कुछ ही सेकंड में इमारत के परखच्चे उड़ गए। इजरायल के मुताबिक ये इमारत हमास के हथियार रखने का एक अड्डा था, जिस पर वार करके इजरायल ने हमास को एक बड़ा झटका दे दिया। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल की सेना ने जमीनी हमले तेज करने के लिए कड़े युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। इजरायल से सामने आए वीडियो में वहां की सेना युद्धाभ्यास करती हुई दिखाई दी। बताया गया कि आईडीएफ ने युद्ध के अगले चरण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कमांडर कर्नल यायर जफरमैन ने बताया कि उनकी ब्रिगेड हमास पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऑर्डर मिलते ही वो हमास के ठिकानों पर हमला कर देंगे। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल की तरफ से ऑपरेशन तेज किए जाएंगे। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ से पहले वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायल के रक्षा मंत्री भी गाजा में बड़े ऑपरेशन की बात कह चुके हैं। इजरायल की सरकार हर कीमत पर हमास को खत्म करना चाहती है। ऐसे में इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ का ये बयान हमास के खिलाफ कड़े संकेत दे रहा है। उन्होंने अपनी सेना को दक्षिण की ओर बढ़ने और हमास के खिलाफ हमले जारी रखने के आदेश दिए। जवानों को हर उस इमारत को नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं जहां से हमास की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इजरायल की सेना पहले ही गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेरे हुए है और जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के लिए उन्हें बस एक आदेश का इंतजार है, जिसके बाद हमास के आतंकियों पर हवाई हमले के साथ साथ जमीनी हमले भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन रफा बॉर्डर पर हुई बमबारी के बावजूद गाजा के लोगों की मदद के लिए पहला ट्रक वहां पहुंच गया। यूएन की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री की पहली खेप मिस्र के रास्ते गाजा पहुंची
और बवाल की आशंका को देखते हुए इस काफिले को कड़ी सुरक्षा में रफाह बॉर्डर तक लाया गया। इस काफिले में सबसे आगे कुछ कारें दिखी जिनमें यूएन के झंडे लगे नजर आए। इसके बाद राहत सामग्री से भरे बड़े बड़े ट्रक गाजा के इलाके में दाखिल होते नजर आए। इस दौरान एक के पीछे एक करीब 20 ट्रक गाजा में राहत सामग्री लेकर पहुंचे। यूएन की तरफ से भेजी गई इस मदद में गेहूं, चावल और दवाइयां शामिल हैं, क्योंकि जिस दिन से इजरायल ने गाजा पर हमले शुरू किए वहां तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। उधर 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर भीषण हमले के बाद पहली बार इजरायल ने गाजा और मिस्र के बीच की सीमा को खोल दिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वहां ट्रकों में भरकर सामान पहुंचाया गया। जिसके बाद वहां रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि वहां लोगों के पास न खाना बचा है और न ही पीने के लिए पानी। ऐसे में अगर उनके पास जल्द से जल्द मदद नहीं पहुंचती तो वो भूख और प्यास से ही मर जाते, क्योंकि गाजा और मिस्र के बीच मौजूद रफाह बॉर्डर ही एकलौता ऐसा रास्ता है जहां से गाजा के अंदर मदद पहुंचाई जा सकती है। लेकिन 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने जब इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचाया तो इजरायल ने भी उसका नामो निशान मिटाने की ठान ली। जिसके बाद इजरायल की तरफ से हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए गए और उसने अपनी सीमा गाजा के लिए पूरी तरह से बंद कर दी और गाजा का दाना पानी रोक दिया। गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर इजरायल के हवाई हमले लगातार जारी हैं और इजरायल की सेना ने हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक के बाद एक कई रॉकेट अटैक देखे गए। जिसके बाद वहां खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं, जबकि आसमान पर काले धुएं का गुबार छा गया। इजरायल की सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया और दावा किया गया कि उसने एक बार फिर हमास के ठिकानों को हवाई हमलों से दहला दिया और इन हमलों में उन इलाकों को टारगेट किया गया जिनमें आतंकवादी संगठन हमास के कई ऑपरेशनल शामिल थे। बड़ी बात है कि गाजा में हमास ने 500 किलोमीटर की लंबी सुरंग तैयार की थी, जिसमें छिपकर हमास के लड़ाके इजरायल पर बार बार हमला करते रहे हैं और अब इजरायल इन्हीं सुरंगों में हमास की कब्र बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। इजरायल के तेल अवीव में वायुसेना के कमांडर ने हमास पर दूसरे चरण के हमले से पहले एक बैठक की, जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति पर विचार किया, क्योंकि इजरायल इस बार हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खाकर बैठा है। और यही वजह है कि हमले में कोई चूक न हो, इसलिए इजरायल के वायुसेना के कमांडर ने बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार किया। इससे पहले इजरायल की सेना ने हमास के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा भी किया था। इजरायल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके उस ठिकाने से इजरायल के टैंकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे उसके सैनिकों ने नाकाम कर दिया और इजरायल की सेना ने हमास के उस ठिकाने को बर्बाद करने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक घर में जोरदार विस्फोट होता नजर आया, जिसके बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। इतना ही नहीं, इजरायल ने हमास के उस ठिकाने को तबाह करने के साथ ही हमास के दूसरे ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की धमकी भी दे डाली, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद इजरायल ने हमास को मिटा देने की कसम खाई है। इस बीच गाजा और मिस्र की सीमा पर एक बार फिर हवाई हमलों से दहशत मच गई। वहां रफाह बॉर्डर पर मिस्र की तरफ से कुछ ट्रक गाजा की तरफ रवाना हो रहे थे और आरोप है कि इसी बीच इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दी गई। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें रफाह बॉर्डर के पास धुएं का गुबार दिखाई दिया। आरोप लगाया गया कि जैसे ही मदद के तौर पर बांटने के लिए सामान से भरे ट्रक वहां पहुंचे, इजरायल ने उन पर हमला बोल दिया। गाजा और मिस्र के बीच मौजूद इस बॉर्डर को अमेरिका की अपील के बाद खोलने का फैसला लिया गया था, ताकि गाजा से निकलने वाले लोग मिस्र के रास्ते बाहर जा सके। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इजरायल ने कई बार इस इलाके पर बम बरसाए, जिसकी वजह से मिस्र ने इस बॉर्डर को बंद कर दिया था। उधर गाजा पट्टी में जबरदस्त गोलीबारी के बीच इजरायल की सेना ने लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों से सीधा मोर्चा लेना शुरू कर दिया, जिससे इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर ऐसा माहौल बन गया जैसे इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी लड़ाई के हालात बन गए हों। क्योंकि इजरायल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान में घुसकर मारा और सबूत के तौर पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, जिसमें पहले एक ठिकाना उड़ा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, जिसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने एक एक करके राख के ढेर में बदलते रहे। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने लेबनान बॉर्डर पर जंग का बिगुल फूंक दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रॉकेट लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करते दिखे, जिसके बाद वहां की राहत बचाव टीम ने हमले में घायल हुए लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस बीच इजरायल ने दावा किया कि उसने लेबनान बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी और उसके कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसका उसने एक वीडियो भी जारी किया। और उस वीडियो में इजरायल का गुस्सा मिसाइलें बनकर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेतहाशा फटता दिखा। इजरायल की एयर स्ट्राइकों ने रात में सोते लेबनान को दहला दिया। इजरायल ने वहां इतने जबरदस्त धमाके किए कि उनकी आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी ने रात के काले आसमान को नारंगी कर दिया। इजरायल ने दावा किया कि उसने लेबनान बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें दागी और सब कुछ तबाह कर दिया, क्योंकि खबर है कि लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके तैनात कर दिए गए थे, जो खतरनाक हथियारों के साथ इजरायल में घुसपैठ के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे।
जिसकी वजह से चौतरफा घिरा इजरायल अपने हाथ से एक भी मौका जाने नहीं देना चाहता है और इसलिए वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर काल बनकर टूट पड़ा। गाजा में सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। चारों तरफ मौत का मंजर है और हर वक्त यहाँ जिंदगी खौफ के साए में जी रही है। मिस्र से मानवीय मदद के लिए दरवाजे तो खुल चुके हैं, लेकिन हमास और इजरायल के युद्ध पर ब्रेक नहीं लगा है। जंग नॉन स्टॉप जारी है और दावे किए जा रहे हैं कि गाजा में सिर्फ इजरायल के हवाई हमले मौत नहीं बांट रहे, बल्कि हमास के रॉकेट भी गाजा में फट रहे हैं और तबाही और मौत की वजह बन रहे हैं। सात अक्टूबर से अब तक गाजा से लेकर इजरायल तक के आसमान में शोलों की बारिश ने ब्रेक नहीं लिया है। 15 दिनों से लगातार हमास की ओर से रॉकेट के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। गाजा के उत्तर में इजरायल के शहरों के ऊपर ये रॉकेट उड़ते हैं। इजरायल का भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश करता है और ज्यादातर हमलों को नाकाम भी कर देता है। लेकिन जब हमास ये रॉकेट छोड़ता है तो उससे भी नहीं पता होता कि ये रॉकेट कहां पर फटेगा, किधर गिरेगा, इजरायल तक पहुंचेगा भी कि नहीं, और कहीं रास्ते में ही तो नहीं फट जाएगा। हमास के मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत ने भेजी राहत सहायता। हिंडन एयरबेस से करीब 6.5 टन मेडिकल और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर एयरफोर्स का C-17 विमान हुआ रवाना। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का मिसाइल अटैक। इजराइल के मुताबिक लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकी ग्रुप इजराइल पर हमले की कर रहे थे प्लानिंग। मन की बात कार्यक्रम पर हुए कई शोध पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस नाम की किताब की पीएम ने लिखी है प्रस्तावना। पीएम ने प्रस्तावना में लिखा, मन की बात सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, देश के गरीबों की आवाज है। मसूर अपने ही रॉकेट से गाजा पर हमला। हमास के रॉकेट से अस्पताल पर अटैक। मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल पर हमला हुआ। अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में आम लोग और बच्चे मौजूद थे। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इस हमले के लिए हमास ने इजरायल पर आरोप लगाया कि इजरायल ने अस्पताल को निशाना बनाकर हवाई हमला किया और लड़ाकू विमान से बम गिराया। इजरायल ने भी दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया है कि हमास का एक रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया और उसी के रॉकेट से अस्पताल में बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे आम लोगों की जान गई। अब जरा इसकी पड़ताल देखिए। मंगलवार को शाम के 7 बजे से कुछ देर पहले गाजा के आसमान पर रॉकेटों की बौछार होती है, जिसमें से एक रॉकेट रास्ता भटक जाता है और हवा में ही बिखर जाता है और फिर उसी इलाके में एक बड़ा विस्फोट दिखाई देता है। ये गाजा का अल अहली अरब अस्पताल है जहां ये विस्फोट हुआ और सैकड़ों आम लोगों की जान चली गई। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक उन्होंने इसकी पड़ताल की। अस्पताल में विस्फोट से पहले, उसके दौरान और उसके बाद के 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया और दावा किया कि उसकी जांच से पता चला है कि हमास का रॉकेट गाजा के अंदर से दागा गया और वो उसी क्षेत्र में हवा में फट गया और रॉकेट का एक हिस्सा जमीन पर गिरा, जिससे अस्पताल में विस्फोट होने की सबसे अधिक संभावना है। The particular weapon used here is a bit larger and more sophisticated, but they are ultimately comparatively crude, and the failure rate of rockets is high in the best of times, and even for Western militaries.
with the very highest, most expensive capabilities. So it is not surprising a number of weapons fail. And it is well known that a number of weapons will drop inside Gaza and do drop inside Gaza and do, unfortunately, kill civilians in Gaza during these sorts of confrontations. एक्सपर्ट मानते हैं कि रॉकेट के मामले में अच्छी से अच्छी सेना में भी नाकामी की संभावना बनी रहती है, लेकिन गाजा में अस्पताल पर हमले के मामले में सिर्फ वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरों से पूरी जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए जमीन पर फॉरेंसिक सबूतों की जरूरत होगी और युद्ध के बीच में जमीन पर सबूतों को ना तो हमास साझा कर रहा है और ना ही हमास के दिए सबूतों पर विश्वास किया जा सकता है। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने गाजा में हमास के एक ऐसे ठिकाने को तबाह कर दिया जहां बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद रखे गए थे। इजरायल ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें हमास के एक बड़े ठिकाने को बम गिराकर धराशायी कर दिया गया। इजरायल ने इस हमले का जो वीडियो जारी किया उसमें गाजा में मौजूद एक बड़ी इमारत दिखाई दी। उस वक्त वहां सब कुछ बेहद शांत दिखा, लेकिन तभी उस इमारत को निशाने पर लेकर एक हमला हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद इमारत एक बड़े बम की तरह फट गई। धमाके की वजह से इमारत धूल के एक बड़े तूफान में बदलती नजर आई। कुछ ही सेकंड में इमारत के परखच्चे उड़ गए। इजरायल के मुताबिक ये इमारत हमास के हथियार रखने का एक अड्डा था, जिस पर वार करके इजरायल ने हमास को एक बड़ा झटका दे दिया। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल की सेना ने जमीनी हमले तेज करने के लिए कड़े युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। इजरायल से सामने आए वीडियो में वहां की सेना युद्धाभ्यास करती हुई दिखाई दी। बताया गया कि आईडीएफ ने युद्ध के अगले चरण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कमांडर कर्नल यायर जफरमैन ने बताया कि उनकी ब्रिगेड हमास पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऑर्डर मिलते ही वो हमास के ठिकानों पर हमला कर देंगे। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल की तरफ से ऑपरेशन तेज किए जाएंगे। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ से पहले वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायल के रक्षा मंत्री भी गाजा में बड़े ऑपरेशन की बात कह चुके हैं। इजरायल की सरकार हर कीमत पर हमास को खत्म करना चाहती है। ऐसे में इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ का ये बयान हमास के खिलाफ कड़े संकेत दे रहा है। उन्होंने अपनी सेना को दक्षिण की ओर बढ़ने और हमास के खिलाफ हमले जारी रखने के आदेश दिए। जवानों को हर उस इमारत को नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं जहां से हमास की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इजरायल की सेना पहले ही गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेरे हुए है और जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के लिए उन्हें बस एक आदेश का इंतजार है, जिसके बाद हमास के आतंकियों पर हवाई हमले के साथ साथ जमीनी हमले भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन रफा बॉर्डर पर हुई बमबारी के बावजूद गाजा के लोगों की मदद के लिए पहला ट्रक वहां पहुंच गया। यूएन की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री की पहली खेप मिस्र के रास्ते गाजा पहुंची और बवाल की आशंका को देखते हुए इस काफिले को कड़ी सुरक्षा में रफाह बॉर्डर तक लाया गया। इस काफिले में सबसे आगे कुछ कारें दिखी जिनमें यूएन के झंडे लगे नजर आए। इसके बाद राहत सामग्री से भरे बड़े बड़े ट्रक गाजा के इलाके में दाखिल होते नजर आए। इस दौरान एक के पीछे एक करीब 20 ट्रक गाजा में राहत सामग्री लेकर पहुंचे। यूएन की तरफ से भेजी गई इस मदद में गेहूं, चावल और दवाइयां शामिल हैं, क्योंकि जिस दिन से इजरायल ने गाजा पर हमले शुरू किए वहां तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। उधर 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर भीषण हमले के बाद पहली बार इजरायल ने गाजा और मिस्र के बीच की सीमा को खोल दिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वहां ट्रकों में भरकर सामान पहुंचाया गया, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि वहां लोगों के पास न खाना बचा है और न ही पीने के लिए पानी। ऐसे में अगर उनके पास जल्द से जल्द मदद नहीं पहुंचती तो वो भूख और प्यास से ही मर जाते, क्योंकि गाजा और मिस्र के बीच मौजूद रफाह बॉर्डर ही इकलौता ऐसा रास्ता है जहां से गाजा के अंदर मदद पहुंचाई जा सकती है। लेकिन 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने जब इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचाया तो इजरायल ने भी उसका नामो निशान मिटाने की ठान ली, जिसके बाद इजरायल की तरफ से हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए गए और उसने अपनी सीमा गाजा के लिए पूरी तरह से बंद कर दी और गाजा का दाना पानी रोक दिया। गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर इजरायल के हवाई हमले लगातार जारी हैं और इजरायल की सेना ने हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक के बाद एक कई रॉकेट अटैक देखे गए, जिसके बाद वहां खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं, जबकि आसमान पर काले धुएं का गुबार छा गया। इजरायल की सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया और दावा किया गया कि उसने एक बार फिर हमास के ठिकानों को हवाई हमलों से दहला दिया और इन हमलों में उन इलाकों को टारगेट किया गया जिनमें आतंकवादी संगठन हमास के कई ऑपरेशनल शामिल थे। बड़ी बात है कि गाजा में हमास वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते हम चर्चा कर रहे हैं राम नाम पे गर्दा है, आतंक पर क्यों पर्दा है, क्या आतंक का दहन करना जरूरी है। रहमानी साहब
कसाब से लेकर के हमास तक आप समर्थन करते हुए क्यों दिखते हैं? आज तक आपने अलकायदा की कभी मजम्मत करते हुए नहीं दिखी, आज तक कभी आईसिस की मजम्मत करते हुए आपको नहीं सुना, बोको हराम की मजम्मत करते हुए नहीं सुना। क्या ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन नहीं है? और जब हमास ने वहां पे अभी 7 तारीख को जब वहां पे कत्लेआम मचाया, जितना मचा सकते थे उतना मचाया, बाकी रोक दिया गया, नहीं वो वहां रुकने वाले नहीं थे। और उस दिन पूरे इस्लामिक जगत के अंदर, सीरिया के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, भारत के अंदर उसको सेलिब्रेट किया गया। और अब जब इजराइल उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है तो विक्टिम कार्ड अटैक करने के लिए हमास इजराइल में आया, इजराइल थोड़ी हमास के अंदर गया या गाजा पे गया अटैक करने के लिए। पॉइंट ये भी है। जवाब देखिए, जो आपका सवाल है जी, 2004 में उसामा बिन लादेन को, अलकायदा को सबसे पहले टेररिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस बुला के मैंने बोला था, उठा के देख लीजिए इंटरनेट, 2004 में मैंने बोला। बोको हराम टेररिस्ट है, मैंने बोला। आईएसआईएस टेररिस्ट है, मैंने बोला। जो टेररिस्ट है हम बोलते हैं, और जो टेररिस्ट नहीं है, मजलूम है, हम उसके साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे जो जिंदा आदमी का कलेजा निकालते हुए जो सीन आ रहे हैं, ये आतंकवाद मैं डॉक्टर वीडियो के बारे में बात नहीं करूंगा आपसे। ये वहां पे सर्जरी चल रही थी, आप ये बताइए। इस्राइल के जिस तरीके से बच्चों के गले काट रहे थे, ठीक है, अब इस्राइल के डॉक्टर वीडियो के बारे में यहाँ को कमेंट करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अब आपका सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है, सवाल। जी, अब टॉपिक के ऊपर लौटते हैं। अब आतंकवाद पर पर्दा, और आतंकवाद पे पर्दा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग 30 जनवरी 1948 से डाल रहे हैं। और नाथूराम गोडसे का समर्थन करने वाले लोग, उस मानसिकता के लोग आतंकी नहीं नजर आते। आतंकवाद की अगर डेफिनेशन नहीं है तो बताइए, इंदिरा गांधी जी की हत्या करने वाला आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता है। और आतंकवाद अगर आता है तो उसका एक धर्म के ऊपर चश्मा डाल देना, एक धर्म के साथ चोला डाल देना, यह कहां तक उचित है? आज तक जिस अल्फाज की कोई परिभाषा ही नहीं गढ़ी गई, तो उसकी व्याख्या क्या करेंगे? अगर आतंकवाद यही है कि बच्चों को मारा जाना, बुजुर्गों को मारा जाना, महिलाओं के साथ हरकतें होना, तो आप बताइए, कश्मीर का मुद्दा याद आता है लेकिन मणिपुर किसी को याद नहीं आ रहा है। मणिपुर के अंदर जो हुआ वो कहां से इस्लाम के अंदर आ गया? वहां पे इस्लामिस्ट लोग थे। मणिपुर में अलग विषय अलग है। मणिपुर इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। नहीं, मणिपुर इज नॉट रिलेटेड टू इट। मणिपुर इज नॉट अ टेररिज्म एक्टिविटी, क्योंकि इंसानियत मारी जा रही है। अगर कहीं पर भी औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट है, सुधांशु जी अभी पढ़िएगा जाकर के, यूएन की रिपोर्ट आई, सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर हमला इजराइल ने करा है 1948 लेकर आज तक। तो बताइए आतंक कौन हुआ? ठीक कौन आतंकवादी? ओके, लेट्स यूएन की कौन सी रिपोर्ट है? लॉन्ग क्वेश्चन, हवा मत बोलिए। ओके, अब मैं जवाब देता हूं। ये तो अपनी बात खुद ही बोल गए कि 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई तो उसको धर्म से जोड़ के सिखों का नरसंहार किसने किया? आरएसएस ने। क्या बोलते मान्यवर, जानते नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने किया ना, वही। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। अरे भाई सुनिए, अब दूसरी बात बताइए। अरे भाई, मुसलमानों तो नहीं करा सर। अरे जनाब, मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस ने किया जिसके आप समर्थन कहिए, कांग्रेस ने नरसंहार किया। बोलिए, कांग्रेस ने नरसंहार किया। हर आदमी बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, हर आदमी बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। और अब मैं कहता हूं, मणिपुर के ऊपर ये लोग बात कहते हैं, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया संसद में, ठीक? आज तो डिजिटल डाटा अवेलेबल है। कितना बोला गया मणिपुर पे? 5% नहीं बोला गया। इसका मतलब राजनीति करनी थी। और जिस समय ये कहा 267, भाई क्या तरीका, यह जवाब नहीं हो सकती। ये क्या तरीका है? ये सवाल में पूछ रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए भाई। हर बात में बोलते रहना, सिवाय अपोजिशन, ये तरीका नहीं होता। रहमानी जी, आप हर बात में बोलेंगे, हर बात में डिस्टर्ब करेंगे। 5% बीजेपी बोली है, 95% अपोजिशन बोला है, ये आप ही बात रहे। अच्छा ठीक है, आपके स्टैंड करेक्ट कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं बताना चाहता हूं, मणिपुर पर इन्होंने कहा संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, नियम 267 के तहत बहस होगी, जबकि सरकार तैयार थी, ऑलरेडी परमिशन दी जा चुकी। उन्होंने कहा नहीं, 267 सारा कार्य रोक कर बहस होगी। और जब दिल्ली विधेयक आया तो कार्य रोक के शुरू हो गए। दिल्ली विधेयक होना चाहिए, राजनीति ऊपर, मणिपुर नीचे। प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि आपको लगा था कि आम आदमी पार्टी को साथ में लेना है। सवाल ये है कि अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि पहले हिंदुस्तान के ऊपर भी इसी तरीके से काबिज थे अंग्रेज, और तब हमें भी टेररिस्ट कहा जाता था? किसने कहा टेररिस्ट? टेररिस्ट कहा जाता था जब फ्रीडम फाइटर्स होते थे। सवाल सुधांशु का जवाब, रहमानी साहब ये तरीका गलत है। सुधांशु आपका जवाब, मैडम का जवाब देता हूं। जी जी, देखिए, जानकारियां इन लोगों को और बेहतर होनी चाहिए। आपको पता है 1967 से 84 तक हमास इजराइल से मदद लेता था।
क्योंकि पीएलओ के खिलाफ लड़ना था। ये बताइए, ये सुनिए, अगर ऐसा नहीं है तो पेशावर में वो न्यूज भी गलत आती है कि शिया मस्जिद में हमला। पेशावर में शिया मस्जिद में धमाका क्यों आता है भाई? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक अब है, हिंदुस्तान में आप आइए, सिर्फ हिंदुस्तानी एक देश है भाई। देखिए, हिंदुस्तानी एक देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, चूंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। जहां 100% मुस्लिम हो जाता है वहां मस्जिदों में धमाके होते हैं। अच्छा, और एक सेकंड मैं आपके पास एक सेकंड तस्लीम रहमानी, सिर्फ आप ही चर्चा में नहीं है, विवेक श्रीवास्तव भी है। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ये जो अमेरिकन स्टेट है, इंपीरियलिज्म, पूंजीवाद, इट इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ टेरर, इट इज सपोर्टिंग इज़राइल। हर चीज में इस्लाम पे क्वेश्चन उठाना बंद करिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका का अटैक अफगानिस्तान पे नहीं था, अमेरिका का अटैक तालिबान पे था, ओसामा बिन लादेन पे था। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, क्रिएटेड तालिबान टू काउंटर द रशियन कम्युनिस्ट। तालिबान वाज द क्रिएशन ऑफ अमेरिकन्स। अल कायदा वाज फंडेड इनिशियली बाय द अमेरिकन्स। ये है वो सच्चाई। तो अमेरिका को काउंटर करिए। अब चलिए, अब इन्होंने बोल लिया, अब मैं अपेक्षा करूंगा दोनों में से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं पूछता हूं, दुनिया में इन्होंने कहा ना कि इस्लाम के खिलाफ लगे, दुनिया में एक देश बताइए जहां मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, जहां दाढ़ी नहीं रख सकते, जहां टोपी नहीं रख सकते, जहां पे मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, जहां पब्लिकली एग्जाम नहीं कर सकते, और जहां पर अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट कम्युनिज्म। ये मैं आपको मौका दूंगा आपके टर्न का। ओ भाई, अमेरिकन प्रोपेगेंडा भैया चाहिए फॉलो कर एक फोटो जिसमें मस्जिद के ऊपर गुंबद हो, अमेरिकन कंपनियों की दलाल है। बोलने लगे ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है। देश को बेच रही है, देश के पैलेस्टीन के स्टैंड को क्या बोल रहे हैं? ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है क्योंकि ये अमेरिकन के प्रेशर में है। दैट इज द रियलिटी। दे आर सेलिंग द कंट्री टू द अमेरिकन कंपनीज। अच्छा, ये बोल रहे 62 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने चीन के आक्रमण का समर्थन किया था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइड हुई थी। पूछो, चीन के दलाल यहां बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि इसका दलाल है, उसका दलाल है। अब एक सेकंड अरे भाई, दिखाओ, चलो मैं इनको चुनौती देता हूं, ये दिखाएं इजराइल पे नहीं बोल पाए, नई मस्जिद नई बनी मस्जिद में कहां पर गुंबद रखा है चीन में, दिखाना फोटो। भारत की सरकार को आप कह रहे हैं कि बिकी हुई है अमेरिका के हाथों, और आप सरकार की जो पार्टी सरकार में उससे जवाब भी नहीं लेना चाहते। मैं दर्शकों को कहता हूं, जाके चेक करिए, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मित्रों, किन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 कौन बिका हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों, रूस के हाथों, वो आप सारा डिक्लासिफाइड हो चुका है। एक यूरोप का एक केजीबी का जासूस था यूरी बेदमेनेव, जो 60 और 70 के दशक में यहां पर पत्रकार बन के रहता था। उसने यह तक लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने लिखा, अगर है तो मुकदमा करो जाकर, उन्होंने लिखा कांग्रेस पार्टी तक को पैसा आता था। किस किस ढंग से वो बिके हुए थे, आज डिक्लासिफाइड है। औकात हो तो जाकर, और इसीलिए आज तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। एक करके आपका अच्छा, बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, मेरे भारत की सरकार है। आपने भारतवासियों का अपमान किया है, आपने भारतवासियों का अपमान किया है। 145 को जनता का अपमान किया है कि हम बिके हुए हैं। हम बिके हुए नहीं है, हम आंख निकालना जानते हैं, हम चाइना को तोड़ना जानते हैं, हम चाइना को नष्ट करना जानते हैं। हम बिके नहीं है, हम खुददार हैं, तुम गद्दार हो। ठीक, आखिरी दौर है चर्चा का, लेकिन उससे पहले देवकी नंदन ठाकुर बहुत जाने माने कथावाचक हैं, वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना बड़ा आवश्यक हो जाता है, बड़ा जरूरी हो जाता है। वो क्या कह रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर, आइए सुनिए व्यूअर्स। पाकिस्तान से क्रिकेटर आया है, वाने नीदरलैंड के खिलाफ, जनकों के खिलाफ शतक मार दो, तो वो शतक किसको समर्पित किया जानते हो उसने? जिन हत्यारों ने बच्चों की हत्या की है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर। किसी का इस विषय पर सवाल है? मेरा सवाल तस्लीम रहमानी साहब से है। जिस पर कभी कुछ समय पहले एक हिंदुस्तान से हज यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ उन पर कोड़े पड़े और अच्छा, वो जो कांग्रेस के नेता ने बोला, कांग्रेस का, हाँ। तो लेकिन मेरा सवाल ये कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, वहाँ के कोड़े बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान की जय बोलने में आपको क्या परेशानी है? वहां जाकर तो एक कांग्रेस का नेता 90 कोड़े खाया, उसने वो भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल भी होके आ गया। और यहाँ पर सब कुछ कह रहे हो। चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, करेगा वहां वो सजा पाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जय श्री राम बोल के यहाँ कोड़े मारे जाए? सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है। मैं बोलता हूं जय सिया राम,
जय सिया राम, जय सिया राम। आपको जय श्री राम को वॉर क्राई बना के रामचंद्र जी का जो अपमान इन हिंदुत्ववादियों ने जय श्री राम वॉर क्राई है? कोई अच्छा, जय श्री राम वॉर क्राई है, अल्लाह अकबर वॉर क्राई नहीं है। नहीं, अल्लाह अकबर वॉर क्राई बहुत नहीं है। गजब है साहब, अल्लाह अकबर वॉर क्राई नहीं है। अभी हमास के आतंकी आप अल्लाह मुझे बताइए, अकबर क्या सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है या नहीं है? इनकार कीजिए आप। ठीक है, आप जय सिया राम से आपका हुआ रेमानी साहब, आपने बोला आपका जवाब। आप कह रहे जय हिंद, कौन नहीं बोलता जय हिंद भारत में? मुझे एक नाम बताइए किसी का, उसको मैं कोड़े मारता हूँ जो जय हिंद नहीं बोलता। ठीक है, ये हुआ। अब आपने बात को रख लिया। ओके सुधांशु, अब रिप्लाई। अब रेमानी साहब शांत रहिएगा, अलाउ हिम फॉर 40 अब आप दर्शकों के न्याय रखने के लिए अपने अपने टर्न पे बोले, जैसे मैं शांत रहा था। देखिए, जय श्री राम का नारा आया था जब राम जन्मभूमि का विषय था, राम लला, बालक राम थे। जय सिया राम तब होगा जब राम बड़े होंगे, सिया के साथ उनका विवाह होगा, तब जय सिया राम होगा। जब बालक राम है तो जय श्री राम था। ये जो सब झोल देना चाहते हैं कट्टरपंथी राजनीति का, उससे बचने की कोशिश करिए। आप एक हकीकत देखिए, आज आप इजराइल के खिलाफ लड़िए जहां जरूरी हो। ये भड़काना है अभी नहीं, ये भड़काना नहीं, पूरी बात होने दीजिए। जुल्म के खिलाफ लड़िए। मतलब कमाल है, 57 इस्लामिक देश है, एक भी गाजा पट्टी के लोगों के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। टोटल 20 लाख लोग हैं, टोटल 20 लाख लोग हैं, 57 इस्लामिक मुल्क लेंगे तो 35 हजार लोगों के मुल्कों के खाते में आएंगे, एक लेने को तैयार नहीं है। भैया जी, आप इजराइल के वीडियोस यहाँ चला रहे हैं, इजराइल का मीडिया बने हुए, भारत के लोग हैं, आप भारत का मीडिया बनिए। के लोग हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। कौन आतंकवाद के खिलाफ है वो हाथ खड़ा करे। टेररिज्म के खिलाफ कौन है? ये भारत के लोग हैं। पहचानो रहमानी साहब, ये भारत के लोग हैं जो आतंक के खिलाफ है। और जहां तक राम की बात है, जहां तक आपने बोला अपना, जहां तक राम की बात है तो जीवन शुरू राम से, जीवन का अंत राम से बड़ा राम का नाम है भाई। जीवन शुरू राम से। जब जीवन में आते हैं तो राम का नाम लेते हैं, जब जीवन से जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हैं। तो राम से तो बड़ा राम का नाम है। हो गया कि राम राम जी जी बोलिए। सुनिए भाई, अब मैं बोल सकता हूँ जनाब, परमिशन है मेरे बोलने की? परमिशन है बोलने की? जी, सच बोलिएगा मगर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए शुरू कर रहा हूँ। मैंने तो बचपन में मुस्लिम भजन भी सुने हैं। ऐ मोमिनो सुनो ये जरूरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। उसकी आखिरी लाइन थी कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गाजा के लोगों के लिए ना इजिप्ट का दामने रहमत खुल रहा है, ना जॉर्डन का दामने रहमत खुल रहा है, ना सीरिया का दामने रहमत खुल रहा है। चलो, ये लेना नहीं चाहते। अब सुनिए, आप बोलिए, आप ही को ऑडियो जा रहा है, ऑडियो अब सुनिए। चलो भाई, दरवाजा नहीं खोल रहे हो, दवाई तो पहुंचा दो। वो कहीं नहीं पहुंचा रहे भाई, क्यों नहीं पहुंचा रहे? दवाई पहुंचाएंगे। इजराइल ने कहा, सुनिए एक मिनट, इजराइल ने कहा कि मैं चाहता हूं रेड क्रॉस वहां पे जाए। क्यों नहीं कह रहे इजिप्ट कि मैं रेड क्रॉस भेज रहा हूं? क्योंकि दवाइयां भी काफिरों की हैं, एक भी मुस्लिम देश नहीं जिसमें मेडिसिन में कोई रिसर्च। मैं आ रहा हूं आपके। 1936 में गांधी जी ने कहा था फलस्तीन अरबों का है, गांधी जी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, और आज उस फलस्तीन के बारे में एक टेररिस्ट गासिब स्टेट इसराइल कह रहा है गजा खाली करो। क्या ये आज भारत में? बोलने दीजिए। आज भारत के किसी शहर में इसराइल आके कहे कि इस शहर को खाली कर दो, क्या आप कबूल कर सकते हैं? आप कह रहे खोलो अब मिस्र का बॉर्डर, बोलिए दवाइयां हजार ट्रक खड़े हैं इसराइल के बॉर्डर पर। लेकिन जवाब में क्या बोल जाते हैं कि गांधी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया। सुनिए, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। 14 मई 1948 को इजराइल गलत कह रहे हैं। ठीक है, ओके, एक सेकंड मैं आ रहा हूं। लेकिन जो देवकीनंदन ठाकुर ने बोला उसके ऊपर, देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो बात बोली उसके ऊपर, सुधांशु जी और मुझे देवकीनंदन कह रहा हूं, हम लोग जियो पॉलिटिकल बोला, शुक्र है कि हम उस तरफ नहीं है, नहीं तो हमें भी आज गाजा का समर्थन करना पड़ता। देवकीनंदन ठाकुर बोल रहे हैं। देखिए, फलस्तीन का समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है और मौजूद है। मेरा पॉइंट ये, पूरे विश्व को जो है एक परिवार मानते हैं और जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल एक आतंकवादी स्टेट के तरीके से बिहेव कर रहा है, नंबर एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ईरान जो है वो हमास को समर्थन कर रहा है और ईरान के संबंध भारत से कूटनीतिक कैसे हैं? अच्छे हैं ना, हैं संबंध। और जो आतंकवाद आप कह रहे हैं हमास को और ईरान सपोर्ट करो, ईरान के साथ साथ भारत भी उसका अलायंस है, तो आप भारत को फिर क्या समझेंगे? ठीक है, जवाब क्या मानेंगे?
जवाब अब सुधांशु का जवाब होगा। लेट सुधांशु रिप्लाई। जब सवाल सुधांशु दे तो जवाब सुधांशु। मैं इनकी बात आगे करवा देता हूं। पहला मौका है 100 साल में ये क्या कर रहे हैं आप? हम खड़े किसके साथ खड़े पता नहीं। अच्छा ठीक है, एशिया में अकेले खड़े हो गए। अब हमारा राष्ट्रनीति के चिंता मत करो, ये कहते हैं एक अकेला सब पे भारी है भाई। नहीं ऐसा नहीं है। ये कहने आप की चिंता बात मत करो, भारत अकेला नहीं है, भारत एक अकेला सब पे भारी है। चिंता हम नहीं करेंगे तो ये करेंगे। देखिए हम ईरानी नहीं, कोई भी बता दे। बोला अरे भाई हम किसके साथ है, उससे बड़ी बात है कौन हमारे साथ है। फिलिस्तीन ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है और इजराइल ने भी दिया है। तो हम तो दोनों को समान रूप से लेकर चल रहे हैं, मगर हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं, हर देश के साथ हैं जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। ये एक रोचक फैक्ट है जो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, सब जाके चेक कर ले। 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था बगैर अमेरिका को बताए। मगर न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह करने की लीड जानते हो उसको किसने दी थी? ईरान ने, क्योंकि ईरान इराक की लड़ाई थी और उस समय उसको लग रहा था कि अगर इराक के पास एटम बम आ गया तो उन पे ना भारी पड़ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया वहां किसकी किससे यारी है ये समझ लो। वहां तो पता नहीं किसकी किससे यारी है, यहां मारामारी है, यहां पे वोटों के लिए। इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों ने भाग लिया इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, राम नाम पे जो लोग गर्दा कर रहे हैं और आतंक पे पर्दा डाल रहे हैं, देश उन्हें देख रहा है और देश जो है वो बहुत बड़ा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंक का समर्थन करना भी एक तरह का आतंक है और वो जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल आतंक है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।